हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जिस टॉपिक में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, चाहे वो क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो। ठीक है, तो वो होती है केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, जो रासायनिक समीकरण होती है वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए होती है। ठीक है, तो आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करना है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज कैसे केमिकल इक्वेशन को यानी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमें समझना पड़ेगा कि केमिकल इक्वेशन को आप कैसे संतुलित कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो आप उसे देखिए, जब भी आप कोई चीज बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उसमें वो कुछ ना कुछ चीज कमी होती है, उस कमी को आपको दूर करना होता है। बैलेंसिंग उसे ही कहते हैं कि दोनों तरफ इक्वल चीजें हो। ठीक है, तो बिल्कुल इक्वल चीजें हमें बांटनी होती है, जिसमें बैलेंसिंग इक्वेशन कहते हैं, यानी रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये क्लास 10th 11th 12th सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखिए, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आइए देखिए समझते हैं। जैसे कि पहले आपको मैंने लिख दिया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। वहां पे बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आता है, वो 4 से 5 नंबर में समीकरण आ जाती है। ठीक है, कि आपको इक्वेशन दे देता है, समीकरण लिख के दे देता है और आपसे पूछ देता है कि इसे बताइए संतुलित कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो किसी का भी उत्पाद और अभिकारक को बिल्कुल, यानी कि जो भी वो आपको इक्वेशन देगा उसे आपको देखना पड़ेगा क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, गलत तो कुछ नहीं होता, बस हाँ ये है कि उसमें कुछ ना कुछ वो कमी कर देता है, बैलेंसिंग वो सही नहीं हो पाती, तो उसे आज हमें बैलेंस करके दिखानी है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन को लेकर चलते हैं। पहले इक्वेशन है, मान लीजिए H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। ठीक है, अब H2O2 इक्वल टू H2O, यहाँ मैंने इसका सोल्यूशन भी किया हुआ है जिससे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वरना टाइम ज्यादा लगता है वीडियो में, लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, तब आप देखिए, हाइड्रोजन के यहाँ पे दो है। ठीक है, H2। अब बहुत सारे तरीके हैं सोल्व करने के, सब टीचर्स अलग अलग तरीके से बताते हैं, कोई टेबल के हिसाब से बताता है, फिर कोई कैसे बताता है। मैं आपको सबसे इजीली पैटर्न बता के चलने वाला हूँ यहाँ पे, जो इजी आपके समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए H2 है, अब यहाँ पे देखिए O2 है, यहाँ पे H2O है, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के यहाँ पे दो है। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के दो है। ठीक है, अब लेकिन H2 है, यहाँ भी H2 है। ठीक है, तो आप इसमें सबसे ज्यादा बड़े वाली जो होती है उसे हमेशा सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं, यानी जो आपको हाइड्रोजन का देना है उसे सबसे स्टार्टिंग में देना है, इसे बना देना है 2H। जो पावर इसके नीचे लिखी हुई है तो सेम पावर हो तो उसे ले आते हैं सबसे पहले ऊपर। ठीक है, ये बन जाएगा 2H, क्योंकि अगर आप एक H रखोगे, H2 रखोगे, तो आगे जाके फिर आपको दिक्कत बनेगी, वो बताऊंगा कैसे दिक्कत बनेगी, वो भी समझाऊंगा। इसके बाद बात करते हैं O2 की। अब हम बात करते हैं O2, यहाँ भी देखिए O2 है, यहाँ भी O2 है, तो इसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये प्लस O2 ऐसा का H रखा। अब आ जाते हैं अगले वाले में, नेक्स्ट पार्ट में। अब आप यहाँ पे देखिए H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O बना था। ठीक है, अगर मैं इसे H2O ही बना दूंगा तो आपने देखिए H के पास दो एलिमेंट रखे, 2H बनाया था ना इसे, तो इसे 2H ही बनाना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे 2H बनाया बाई ओर, तो आपको यहाँ पे दाई ओर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे 2H बनाया तो यहाँ पे भी 2H बनाया। देखिए, इक्वेशन मैंने बहुत आसान आसान से जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं, N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। देखिए N2, अब यहाँ पे आप देखें N2 है, यहाँ पे N के साथ कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो मान लीजिए एक है। ठीक है, और मैंने जैसा भी पहले भी बताया कि सबसे बड़े वाली जो सबसे ज्यादा होती है पहले आप उसे रखोगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी है? N2। ठीक है, यहाँ पे तो N कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हमें N2 का N2 ही रखना पड़ेगा, हमने N2 का N2 रख दिया। अब बात करते हैं H2 की, अब इसका काम खत्म। अब H2 की बात करते हैं, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H3 है। मैंने जैसे बताया कि जो सबसे ज्यादा एलिमेंट है, जो सबसे ज्यादा लिखी हुई है पावर, सबसे पहले हम उसे स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो H की यहाँ पे सबसे ज्यादा कितनी है? 3 है, हमने 3 रखा, 3H2, ये ऑटोमेटिकली बन गया, कुछ चेंज होना ही नहीं पड़ा, कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस जो सबसे ज्यादा होती है पावर, जैसे हमने यहाँ पे देखा H की 3 है, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया? H की 3 रख दिया जी। ठीक है, अब आते हैं बात दूसरी पे, NH3। हमने NH3 ऐसा का ऐसे रखा, लेकिन अभी हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे लिखा था कि N2 है, यहाँ पे 3H2 है और यहाँ पे NH3 है। अब यहाँ पे क्योंकि 2 था, किसके साथ? N के साथ, तो आपको स्टार्टिंग में 2 लेकर आना पड़ेगा। यानी जो एलिमेंट आपका नीचे होगा, जिसकी पावर आपकी नीचे होगी, उसे आपको सबसे स्टार्टिंग से शुरुआत में रख देना पड़ेगा। ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई जिससे सब चीजों में हो जाए। ठीक है, आइए तीसरी इक्वेशन को देखते हैं, Na प्लस Cl2 इक्वल टू NaCl। Na प्लस Cl2 इक्वल टू NaCl। अब देखिए Na, यहाँ पे देखिए क्या कहीं Na है जी? यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है Na, हाँ जी है Na और Na यहाँ पे है ना, तो Na और Na कितने हो गए? 2 Na हो गए, तो 2 Na आ गया। ठीक है, हमें ढूंढना पड़ता है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने क्लास 9th में 10th में आप फैक्टराइज करते हो ना, गुणनखंड करते हो, इसी तरीके से इसके भी गुणनखंड से करने हैं। ठीक, कॉमन देखते हैं, तो Na और Na देखा हमने 2 है, तो 2 Na रखा। आगे चलते हैं, Cl2 की बात करते हैं, क्या Cl2 है? हाँ जी, यहाँ पे Cl है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे तो ऐसा ऐसे रहेगा। मैंने बताया ना, जो सबसे ज्यादा होगा उसे आप छेड़खानी नहीं करेंगे, उससे स्टार्टिंग में ला रख देंगे। तो ये तो Cl2 है, तो ये Cl2 का Cl2 ऐसा ऐसे रहेगा। आ जाइए जी आगे, आगे फिर आ गया क्या? NaCl। NaCl ऐसा का ऐसे रखा, लेकिन आपने अभी बताया कि Na आपने 2 रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये भी 2 ही रखना पड़ेगा। जब आपने, मैंने जैसे ऊपर बताया था ऐसे यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे 2 रखा तो इसे भी आपको 2 रखना पड़ेगा, ये 2 NaCl हो जाएगा।
ठीक है, आपने यहाँ पे Na था, यहाँ पे Na था, 2 Na बना दिए, 2Na हो गया, प्लस Cl2 ऐसा का ऐसे रख दिया। NaCl आपने ऐसा कैसे दिया, लेकिन N के साथ आपने 2 रखा था, तो इसलिए इसे भी आपने 2 बनाया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। अब देखिए Mg की बात करते हैं, एक Mg हमारे पास ये रहा, एक Mg हमारे पास ये रहा, एक और एक हो जाते हैं 2, तो ये बन गया 2Mg, ये बन गया जी 2Mg। ठीक है, स्टार्टिंग में रख दिया हमने 2। बात करते हैं O2 की, ये रहा जी O2। ठीक है, O2 यहाँ पे है हमारे पास जी, O है जी यहाँ पे लेकिन ये सिंगल बॉन्ड में, यहाँ तो कुछ इसके साथ है ही नहीं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है O2, तो हमने यहाँ पे इसके साथ क्या रखा, O2 का O2 रख दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, MgO है। अब जब आपने यहाँ पे 2Mg रखा, तो मेरे भाई आपको यहाँ पे भी 2Mg रखना पड़ेगा। ये सिंगल बॉन्ड है बिल्कुल, देखिए MgO ऐसा कैसे रखा, लेकिन आपने अभी क्या लगाया, इसके साथ 2 लगाया, तो आपने इसके सामने भी 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली बात है, Fe प्लस O2 Fe2O3। देखिए ये वाली समझने वाली बात हो जाएगी। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए Fe और Fe। अब जैसे कि अब आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि यहाँ पे तो Mg और Mg था, तो आपने 2Mg बना लिया था। जी हाँ, बिल्कुल बना लिया था, लेकिन देखिए Fe यहाँ पे 4Fe बना हुआ है। कैसे बना, यहाँ पे देखिए Fe है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे Fe है, लेकिन Fe2 है, और जब आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा 2 2 जा 4, क्योंकि आपने जब 1 और 1 2 रखते हो तो आप इसके सामने 2 लिख देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पहले से 2 है और 2 की पूरी में मल्टीप्लाई होनी है, तो 2 2 जा हो जाएगा 4, इसलिए हो जाएगा 4Fe। आगे बात करते हैं O2 की, यहाँ पे आगे जी O2, लेकिन O2 की यहाँ पे सबसे ज्यादा कितनी है, इसमें देखो O3 है, यहाँ पे O की 2 है, यहाँ पे O का 3 है। जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है उसे स्टार्टिंग में रख देते हैं, 3O2 बन गया 3O2। ठीक है, अब बात करते हैं फिर इसकी FeO3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, Fe2O3 था, Fe2O3, लेकिन आपने स्टार्टिंग में ही रख लिया था 2 इस बार Fe के सामने, तो आपको 2 रखना है स्टार्टिंग में, 2FeO3 ये बन जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वाली बात है, Zn प्लस HCl इक्वल टू ZnCl2H2। ठीक है, Zn देखते हैं क्या, Zn है, Zn है, Zn है, जी हाँ, ये Zn। ठीक है, लेकिन ZnCl के साथ है, तो इसलिए यहाँ पे तो कुछ अलग हो नहीं सकता, इसलिए Zn का Zn ऐसा का ऐसे रख दिया। अब चलते हैं HCl के साथ, HCl, हाँ जी चलो HCl है यहाँ पे, हाँ जी है, क्या Cl है यहाँ पे, हाँ जी Cl है, लेकिन Cl कितना है, 2 है। हाँ, तो इससे क्या करना पड़ेगा, और H के आवाज आप देख रहे हो कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे तो H की बात नहीं, Cl की बात हो रही है, तो Cl देखते हैं 2 है, तो Cl के साथ कितना जाएगा, 2 2HCl हो जाएगा। अब आते हैं बात क्या, ZnCl2, तो ZnCl2 आपका ऐसा करेगा, क्योंकि आपने कोई चेंज करेंगे उसे ऐसा कैसे रखा, और H2 भी आपका ऐसा का ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। जो आपको क्या करना होता है, पावर जितनी सबसे ज्यादा होती है, सबसे पहले उठाकर रख दो, जिससे कि अंदर किसी की सारी मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, अगर इसी टॉपिक पे इसमें कोई दिक्कत आपको आ रही है, आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, कुछ और दिक्कत आ रही है इसमें, आपको समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दोबारा चीजें समझ नहीं है, मैं दोबारा समझा दूंगा, आप कमेंट में मुझे डालिए। ठीक है, बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम इस टॉपिक पे आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। इक्वेशन, रासायनिक समीकरण संतुलित करनी आई होगी। इन्हें संतुलित करना बहुत आसान है, कोई ज्यादा इतना हार्ड काम नहीं है। जितना आप इन्हें अच्छे तरीके से समझ लोगे, जितना इजी तरीके से समझ लोगे, उतना आपको फायदा है। बहुत सी बातें कि ऐसा भी हो जाता है एग्जाम में कि वो इक्वेशन बिल्कुल सही दे देता है, बिल्कुल सही दे देता है बोर्ड एग्जाम में कि भाई बिल्कुल सही है, बट आपको ये दिमाग में बढ़ता है, सब यही कहते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, तो दिमाग में आता है कि नहीं, कहीं ना कहीं इसमें गलती है। तो आपको इक्वेशन को समझना पड़ेगा, इक्वेशन को देखना पड़ेगा, दोनों तरफ सारी चीज बैलेंसिंग है। अगर बैलेंसिंग है, इधर भी बैलेंस आएगी, इधर भी बैलेंस आएगी, तो वो बिल्कुल ठीक इक्वेशन है। यानी RHS और LHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अगर दोनों तरफ बिल्कुल सेम इक्वेशन बन रही है, दोनों तरफ बिल्कुल सेम आपने उत्पाद और अभिकारक रखे हैं, आपने उनके नंबर बिल्कुल सही रखे हैं, तो वो इक्वेशन बिल्कुल सही है, वरना वो गलत है। अगर आप एक में जो दिक्कत होगी, तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशन है, आप अपने बुक्स में भी देखेंगे बहुत सारी इक्वेशन है। मैं यही कहूंगा कि आप अब खुद ट्राई करके देखिए, एक दो बार जितना आपने ट्राई करके देखेंगे, जितना आपने करने की कोशिश करेंगे, उतना आपका फायदा होगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर देखिए, साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो। ठीक है, इस पहले चैप्टर में ये चीज बहुत मेन है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उनके मेन टॉपिक बताए थे, डेफिनेशंस बताई थी, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सारी चीजें मैंने समझाई थी। इसलिए आज मैंने इसकी इक्वेशन बनाई है जो फर्स्ट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर की मैं वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में कोई दिक्कत है या किसी और टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाई होगी। ठीक है, कि मैंने जो चीज बताई है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके माइंड में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम है, आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए।
और मेरिट वाले कोचिंग के साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी बातें समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपके आने वाली कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन दे पाऊं, ठीक है, हेल्प कर पाऊं। और हाँ देखिए, यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मैं उसमें भी आपको बता देता हूँ कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी अभी डिक्लेयर डेट नहीं हुई है, तो आप किसी भी फेक न्यूज में ना रहिए। जैसे ही कोई डिक्लेयर डेट आती है, जैसे ही कोई अनाउंसमेंट होती है बोर्ड की तरफ से, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जितने भी आपके भाई बहन क्लास 10th में जो थे या 12th में जो थे, जिनका यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, उन सबको बताइए और उन सबसे कहिए कि आप प्लीज आराम से अभी रिलैक्स कीजिए। अभी रिजल्ट की डेट नहीं आई है, डेट आने वाली है 20 से 25 तारीख के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये पक्की बात है। आजकल में ही अनाउंसमेंट होने वाली है, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जैसी वो आएगी। तो बस यही है। और जो बच्चे अभी 10th में आए हैं या 12th में आए हैं, वो बैलेंस इक्वेशन जिसपे नहीं आती, ठीक है, वो इन चीजों को अच्छे समझ लीजिए। स्टार्टिंग से अगर आप चैप्टर को समझते हुए चलेंगे, अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, जिससे कि आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। हम हर एक वीडियो, हर एक